सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का सबसे पहले स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। अभी सबसे पहली खबर अरुणाचल से है, जहां पर चीनी पीएलए भारतीय सेना को प्रमुख इलाकों तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन इधर तो 56 इंच की छाती वाले भाई साहब बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, पूरा अरुणाचल भारत का ही है। लेकिन वहां से जब तस्वीरें तरह तरह की आती हैं या फिर विरोधी धड़े के आगू जारी करते हैं, तो तब उसको गलत बताया जा रहा है। गुरप्रीत, इस पूरे मामले पे हम इससे पहले भी अपने बुलेटिन्स में बात कर चुके हैं कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का चाइना पहले नाम बदलता रहा है और अपने अपनी टेरिटरी क्लेम करता रहा है। खैर, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा भारतीय क्षेत्र के कथित अतिक्रमण की खबरों के बाद पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए गठित एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दावा किया है कि चीनी सेना के जवान अपर सुबनसिरी जिले के टक्सिंग इलाके में भारतीय सेना को अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंच जाने से रोक रहे हैं। तो खैर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी वहां पर जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, उन्होंने भी इस बात की तसल्ली की, इस बात के ऊपर अपनी बात रखी है और उन्होंने फैक्ट फाइंड किया है और उन्होंने पाया है कि भारतीय चरागाहों और शिकार के पारंपरिक क्षेत्रों पर धीरे धीरे चीन का जो नियंत्रण है वो बढ़ रहा है। अरुणाचल टाइम्स की ये रिपोर्ट है और चीन की पीएलए द्वारा भारत क्षेत्र में जो अतिक्रमण की खबरें हैं, उसके बाद ही ये वहाँ की जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, उन्होंने स्टेप लिया है। ये जी, चिंताएं अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को लेकर हाल ही में हुए राजनयिक बातचीत के बीच सामने आई हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के में 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं की औपचारिक पहचान करने के अपने फैसले को चीन द्वारा अवैध, शून्य और अमान्य बताए जाने को खारिज करते हुए दोहराया है कि राज्य भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और स्थिति को कोई नहीं बदल सकता। समिति के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल टक्सिंग क्षेत्र में पूरे वर्ष गश्त करते हैं, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश के कारण नियमित गश्त आमतौर पर अप्रैल से अक्टूबर के बीच की जाती है। खैर, जी, समिति ने कथित तौर पर 10 जुलाई को इलाके का दौरा किया और टक्सिंग माजा और गैलेमो के स्थानीय निवासियों के अलावा वहां तैनात वरिष्ठ वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और सेना के जवानों से बातचीत की है। जी, चिंता के मुख्य इलाकों में से एक शेरा 5 पॉइंट है, जो भारतीय सेना का एक तय पेट्रोलिंग पॉइंट माना जाता है। तो इससे पहले भी पेट्रोलिंग को लेकर वहां पर बहुत सारी खबरें आती रही हैं, चीजें आती रही हैं। भारत ने अपना स्टैंड दोहराया है और भारत पहले भी अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने की चीन की कवायद पर भारत कह चुका है कि जो ये इलाका है वो भारत का अब अंग है और अविभाज्य यानी कि अनडिवाइडेड और अभिन्न अंग है। तो खैर, जी, अब इस निर्विवाद सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, लगातार भारतीय कह रहा है। 7 अगस्त को गृह मंत्रालय की उस घोषणा के बाद हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य के 27 जगहों और विशेषताओं की पहचान की है और उन्हें सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों पर मानक नामों से दर्ज किया है। खैर, इस सूची में 19 भूभाग, 4 दर्रे, एक झील और एक स्मारक शामिल हैं। खैर, देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। भारत का यह कदम बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का चीनी नाम देने की लगातार कोशिशों के बाद है और ये प्रक्रिया 2017 के से ही चल रही है। 2017 से कई बार ऐसा किया जा चुका है चाइना के द्वारा। जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर दिल्ली में पर्यावरण मुआवजे के तौर पर वसूले गए 843 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं, जो वो खर्च ही नहीं किए गए। क्या की रिपोर्ट और क्या बता रही है इसके बारे में? देखिए, दिल्ली विधानसभा में पेश कैग कैग रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से लेकर 2024-25 के बीच पर्यावरण मुआवजा शुल्क के रूप में कुल जमा
1624 करोड़ रुपए में से 31 मार्च 2025 तक 81 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसके अलावा 843 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए और 280 दिन के रिकॉर्ड गायब भी मिले हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल व्हीकल्स पर ये शुल्क लगाया जाता है, जिसे बाद में दिल्ली सरकार के खाते में जमा किया जाता है। जी, अब जो ये रिपोर्ट आई है इससे क्योंकि इस पूरे टाइम के दौरान आपको पता हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है। बीजेपी अभी हुकूमत में आई है दिल्ली में, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रख दिया है और क्या कि ये रिपोर्ट बाहर आ गई है। तो खैर देखते हैं कि क्या इस पे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग ने ये डॉक्यूमेंट ये आंकड़े हैं ये उपलब्ध करवाए हैं और इस पे अलग किस्म की पॉलिटिक्स भी हो रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बीजेपी टारगेट भी कर रही है कह के कि देखिए कि आपके कार्यकाल के दौरान आपने जो एनवायरनमेंट फंड के नाम पे जो कमर्शियल व्हीकल से पैसा वसूला था उसको तो पूरा खर्च भी नहीं किया। जी। इससे आगे बढ़ें तो उधर महाराष्ट्र सरकार भी अडानी पर पूरी मेहरबान है। अडानी समूह को 83,700 वर्ग फुट वन भूमि की मंजूरी दे दी है उनकी परियोजनाओं के लिए। अ, देखिए गुरप्रीत, आपको पता ही है कि कई बार मजाक-मजाक में आप ऐसे नारे सुनते ही होंगे कि हम दो हमारे दो। तो हम दो में ये कहा जाता कि गुजरात के दो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अंबानी और अडानी। तो ये बात आती है। अडानी पर सरकार बहुत मेहरबान रहती है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अडानी ने अभूतपूर्व तरक्की की है और ये माना जाता है कि अडानी की बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ज़्यादा फ़ेवर नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हैं। ख़ैर अभी महाराष्ट्र सरकार की बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर अडानी सिमेंटेशन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड की 2 परियोजनाओं के लिए करीब 83,700 वर्ग फुट ज़मीन के डाइवर्जेंस को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी आदेशों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय और वे संबंधित अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण नहीं है। मतलब ये नहीं बताया गया कि भाई ये अगर वन में जो नुकसान होगा उसका क्या भरपाई कैसे की जाएगी और इसमें ठीक है कि जो अपन कहें रिजर्व फॉरेस्ट लैंड तो है ही है, इसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। अमरावती में अलीबाग में ये योजना प्रस्तावित है और भारत के जो प्रमुख अंग्रेजी अखबार हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू वगैरह, इन्होंने आज इसको कवर किया है। तो खैर अब यही है कि अडानी का ही विवाद छत्तीसगढ़ में जो हसदेव के जंगल है उनके साथ जुड़ा था। हसदेव के जंगल को लेकर अडानी का ही विवाद आपको पता है जयपुर में भी जुड़ा था, राजस्थान में भी जुड़ा था और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी जुड़ चुका है। तो देखिए जल जंगल जमीन की लड़ाइयाँ हैं लोगों की, लोग लड़ते हैं ग्राउंड पे इन पूंजीपतियों के खिलाफ। लेकिन आप देखिए कि सरकारें तो इनके साथ खड़ी हैं। तो जब इनकी इनकी परियोजनाएं वगैरह शुरू की जाती हैं तो जो आंदोलित लोग होते हैं उनको पुलिस वगैरह या फिर वहाँ के जो सरकार होती है वो हटा देती है। कई बार रिजर्व फोर्सेस वगैरह भी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी लगाई जाती हैं, तो हटा दिया जाता है लोगों को। तो यही है कि भारत में, और देखिए सबसे इसमें खराब बात यह है कि जो वनों का वहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए क्या किया जाए, क्या करेंगी जो ये दोनों अडानी की परियोजनाएं हैं, उसके बारे में कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। जी। इससे आगे बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर के दावों से कैसे फिसलकर छठे नंबर पर आ गई, इसकी कोई जानकारी है? देखिए आप दावे तो बहुत बड़े थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी कि हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चौथे से फिसल कर छठे नंबर पर आ गया है। हालांकि दावा किया गया है कि एनपीए में 28% की गिरावट और बैंक फ्रॉड मामलों में कमी आने से अर्थव्यवस्था को लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं। तो जो जीडीपी है वो 3.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंची है।
दावा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो पीएम मोदी का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पूरा दावा था, या फिर कह लिए सपना था, या फिर जो जुमलेबाजी थी, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई दिख रही है। सरकार ने रैंकिंग में गिरावट का कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज, मतलब जो विनिमय दर, जो एक्सचेंज रेट होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव को बताया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी एक बड़ा ढांचागत जोखिम बनी हुई है। तो खैर, रिजर्व बैंक आपको पता है कि समय समय पे डॉलर भी रिलीज करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बहुत जोखिम भरी है। हालांकि कभी मोदी ने कहा था कि भारतीय रुपए का गिरना सरकार की चित घटने जैसा है। तो पता नहीं, जिस हिसाब से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरा है, उससे सरकार की कितनी जित गिरी है, ये तो खैर नरेंद्र मोदी के पास ये थर्मामीटर होता था। अब वही माप के बता सकते हैं कि कितनी गिरी होगी। तो खैर, जीडीपी का जो कुल साइज था, नॉमिनल, जिसको नॉमिनल साइज बोलते हैं, भले ही 3.92 ट्रिलियन हो, लेकिन 1.4 अरब से अधिक की आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत अब भी मध्य निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। मध्य निम्न आय हो गया कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स में आता है, और इसमें जिसे केवल वैश्विक रैंकिंग जिसे केवल इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले से छुपाया नहीं जा सकता। तो खैर, कई चीजें हैं। एक तो निजी निवेश की सुस्ती देख देख रहे हैं। सरकार सार्वजनिक धन, यानी कि पब्लिक कैपेक्स से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर द्वारा नया जो पूंजीगत निवेश है, वो नहीं दिख रहा है, और उसमें लगातार वहां पर हिचकिचाहटें प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल रही हैं। एफपीआई, हम कई बार बोल चुके हैं इसको लेकर कि जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसका जो आउटफ्लो है, वो आप देखें कि 2024 से ही लगातार गड़बड़ा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा तकरीबन 30 लाख करोड़ की जो भारी भरकम बिक्री हुई है, मतलब 30 लाख करोड़ रुपए भारत के मार्केट से निकाले हैं। इसके बारे में शायद हम एक बार पहले बात कर चुके हैं कि जो सपना भारत ने 2010 के आसपास पूरी दुनिया को बेचना शुरू किया था, 2015 में भी वो सपना बेचा गया था कि भारत का मिडिल क्लास 50 करोड़ हो जाएगा। लेकिन स्थिति वैसी हुई नहीं। तो अब 2024 के बाद से ही आप लगातार देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, और 30 लाख करोड़ के आसपास जो पैसे निकाले जा चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर ही। रोजगार सर्जन में, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सुस्ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कोई उपेक्षित सुधार नहीं दिख रहे हैं, और जॉबलेस ग्रोथ का खतरा भारत में लगातार बना हुआ है। जी, इससे आगे बढ़े तो आज अमित शाह आज भी चर्चा के लिए सदन में नहीं पहुंचे, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, हंगामे के आज भी जो पार्लियामेंट का दिन था, वो हंगामे की भेंट चढ़ा है। विपक्ष पिछले 3 हफ्ते से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर बयान देने और माफी की मांग कर रहा है। रोजाना हंगामा होता था और संसद स्थगित हो जाता था। अमित शाह ने आज बुधवार दोपहर को एक बयान में कहा कि अगर विपक्ष आज 2 बजे तक लिख कर दे, तो वो सदन में 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक बैठेंगे, विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल से सहमति जताते हुए अमित शाह के ऑफर को खारिज कर दिया। राहुल ने कहा कि हमें अमित शाह के उपदेश नहीं सुनने हैं। भोजन अवकाश के बाद जब विपक्ष लौटा, तो सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया और मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने इसी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव बहुमत से पास करा दिया। हंगामे के दौरान स्पीकर ने लोकसभा कल तक स्थगित कर दी है। तो खैर, अमित शाह मीडिया में जो बाइट दे रहे हैं, वो अलग है, और जो ओम बिरला कर रहे हैं वो अलग है। हालांकि हंगामे के बीच ओम बिरला को एक अमित शाह ने पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कार्य सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सरकार की ओर से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा करने की सहमति दी है। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष के अनुरोध से पहले भी के मौजूदा सत्र में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो चुकी है, हुई थी।
अगर मेरे को बैठना है तो मैं भी 24 घंटे के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विपक्ष लिख कर दे कि वो बैठकर सुनेगा। तो राहुल गांधी का स्टैंड साफ है कि हमें उपदेश नहीं सुनने हैं, सीधा के सीधा ये बताओ कि पैलेट गन चलवाई थी या नहीं चलवाई, ऑर्डर किसने दिए थे, और माफी मांगो स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है। जी। और उधर झारखंड छात्र आंदोलन में सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते हेमंत सोरेन? देखिए गुरप्रीत, ये बहुत अलग मामला है। दो केस हमें देखने को मिले। एक तो केंद्र सरकार के खिलाफ नीट परीक्षाओं में जो परीक्षाओं के में धांधली थी उसको लेकर आंदोलन जंतर मंतर पर दिखा। अब झारखंड में भी ऐसा ही एक आंदोलन हो रहा है जिसमें जो वहाँ की जो परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि हालांकि राहुल गांधी हेमंत सोरेन के साथ वहां पर अलायंस में हैं, कह रहे हैं कि झारखंड के आंदोलनकारियों के छात्रों के साथ हैं, इसे लेकर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है मतलब एक आध जो बीजेपी की तरफ से तो खासकर वहां पर ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अब हेमंत सोरेन सीबीआई जांच इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार के अधीन जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी वगैरह हो, या और भी जब वो सूबों में जाती हैं, खासकर गैर बीजेपी शासित सूबों में, तो वो वहां पर वहां के मौके की हुकूमतों के खिलाफ, मौके के मंत्रियों के खिलाफ आपको पता है कि जिसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, हाँ कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं। और वहां पर आपको पता है झारखंड में जो सरकार चल रही है वो बहुमत की सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन की एक तरफा मेजोरिटी नहीं है, वो अलायंस में है। वो वहां पर उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है, एक आध लेफ्ट के भी एमएलए हैं। तो ये डर भी रहता है कि जब केंद्रीय एजेंसियां वहां पर जाती हैं, जांच एजेंसियां, तो वो सरकार गिराने के लिए भी जाती हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से टल रहे हैं। उनका बिल्कुल टलना सही है। भारत में जो केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं। लगातार पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि केंद्र अपने हाथ में ज्यादा पावर ले रहा है और राज्यों की जो ताकत है, जो राजनीतिक ताकत है, उसको लगातार कम कर रहा है। तो उसी का असर है। अब देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वो बिल्कुल अलग आंदोलन था, झारखंड में जो हो रहा वो बिल्कुल अलग है। झारखंड, हेमंत सोरेन और बाकी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का विश्लेषण यही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तक गिराने के लिए बीजेपी ये सारा कुछ लगातार एक किस्म का षड्यंत्र कर रही है। तो खैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक जो शिबू सोरेन हैं, उनकी भी तस्वीर आंदोलनकारी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वहां पर एबीवीपी जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है वो जंतर मंतर पर तो गायब था, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसे बीजेपी भी वहां पर लगातार आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। तो दिख रहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के दिमाग में चल रही हैं। तो खैर उसका क्या नतीजा हुआ है तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर अवैध कैद का मामला दोबारा से उठा है, क्योंकि जो श्रमिक आंदोलन हुआ था नोएडा के एरिया में, उसमें से काफी लोग आज आज तक गिरफ्तारी में हैं पुलिस की। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको ध्यान हो कि एक पूरा बड़ा आंदोलन था मजदूरों का नोएडा में, और उसमें काफ़ी चीज़ें मई के महीने में हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली उस समय। पत्रकार सत्यम वर्मा और जो सोशल एक्टिविस्ट आकृति चौधरी और ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनको उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अब दिल्ली की सिविल सोसाइटी इकट्ठा हो रही है, और उन्होंने लगातार ये बात कही है कि जो अ, इन 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 लोगों की, पत्रकार की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की या थिएटर आर्टिस्टों की जो गिरफ्तारी है वो बेबुनियाद है, और इनको रिलीज किया जाए। जब जब मजदूरों के आंदोलन की मांगे ही मान ली गई तो फिर इनको गिरफ्तार क्यों कर रखा है? इसका मतलब तो मजदूर जो आंदोलन कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और ये तो सिंपैथाइजर के तौर पे थे ये लोग। ये कोई मजदूरों के नेता नहीं है सत्यम वर्मा वगैरह करती। एक होता ना कि आंदोलन चल रहा है मजदूरों का, तो एक सहानुभूति के तौर पे, एक सिंपैथाइज करते हुए ये लोग उसमें शामिल थे। तो फिर भी इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चार्जशीट में इनको पूरा ऐसे कॉन्स्पिरेटर दिखा रखा है, जो कि बड़ा अजीब है। तो खैर दिल्ली की सिविल सोसाइटी लगातार देश भर के ही जो समझदार नागरिक हैं वो इनके इनके लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं।
जी। और जेएनयू भिखारी है, यहाँ मंदिर लाओ। भारतीय ज्ञान परंपरा सम्मेलन में कुलपति ने द्रौपदी को बताया पहली नारीवादी। देखिए ये जेएनयू की वाइस चांसलर की स्टेटमेंट है। उनका नाम है शांति श्री धूलीपड़ी। हालाँकि उनका आपको पता हो कि उनकी काफ़ी आलोचनाएँ वहाँ के स्टूडेंट करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बिल्कुल अक्षम है। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज जो ट्रेडिशन है, ये एक एजेंडा है आरएसएस का। और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय मतलब आरएसएस जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, तो भारतीय शिक्षण संस्थानों में, खासकर हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में लगातार आरएसएस एक प्रचार कर रही है कि भारतीय शिक्षा बहुत सारी वेस्टर्नाइज़ है। उसमें जो वेस्ट का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो वेस्ट को निकालना है और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको समृद्ध, वो काफ़ी समृद्ध थी, सारी नॉलेज हमारे पास थी। वो हमें यूनिवर्सिटीज़ में दोबारा इंट्रोड्यूस करनी है। तो अब आपको पता है कि जब मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ानी पड़ती है, तो उसमें भई सारे किस्म के दर्शन पढ़ाए जाएँगे, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, उसमें उसमें अमेरिका की फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ाई जाएगी, उसमें कनाडा का बनना और मतलब तमाम तरीके की विचारधाराएँ, फेमिनिज़्म, कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म सब पढ़ाया जाएगा। तो अब इनको ये कह रहे हैं कि ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान था, वेदों में हमारे पास सारा ज्ञान था, भारतीय परंपरा में ज्ञान था, उसको हम पढ़ाएँगे। इसलिए अब जैसे फेमिनिज़्म जब आपको पढ़ाना हो, आप बतौर पॉलिटिकल साइंस के टीचर अगर यूनिवर्सिटी में आपको फेमिनिज़्म पढ़ाना हो, तो आपको मतलब बहुत सारे चीज़ें यूरोप की पढ़ानी पड़ेंगी, अमेरिका की पढ़ानी पड़ेंगी। ये कह रहे नहीं, नहीं, द्रौपदी जो महाभारत की एक किरदार थी, वो पहली फेमिनिस्ट थी। तो कह रहे कि हमारे पास फेमिनिज़्म की सारी थ्योरी यहाँ मौजूद है महाभारत में। तो ये जेएनयू की वीसी वाइस चांसलर कह रही है। आपको अटपटे बहुत सारे बयान मिलते होंगे कि जैसे साइंस को लेकर भी बड़े-बड़े दावे कर दिए जाते हैं। पुष्पक विमान जो रामायण में जिसको लेकर रावण दिखाया जाता है कि वो उड़ के आया था, उसको ये बता दिया जाता है कि हमारे पास तो एयर स्पेस की जो नॉलेज थी वो तो पहले ही सी थी, हमारे तो पहले से ही एयरप्लेन मौजूद था। तो ऐसे-ऐसे मतलब मूर्खताएँ लगातार इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर करी जा रही हैं। तो उन्होंने मतलब वो पूरा बयान मैं वाइस चांसलर का पढ़ दूँ, तो जो फेमिनिस्ट महिलाएँ आज हमारे बुलेटिन सुन रही होंगी, तो वो खुद शर्म करेंगे कि कैसी कम अकल की औरत को वहाँ पर जेएनयू में वाइस चांसलर बनाया गया है और औरत ही औरत की दुश्मन जैसी स्थिति दिख रही है। मतलब हमें पता है कि बहुत सारी फेमिनिस्टों ने बहुत मेहनत करके औरतों के अधिकारों की जो लड़ाई है, वो यहाँ तक पहुँची है कि आज औरतों को वोट के अधिकार हैं, उनको प्रॉपर्टी की राइट्स मिले हैं, उनको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं। हालाँकि अभी भी पैट्रियार्की या फिर बहुत सारे ऐसे सिस्टमैटिक औरतों का उत्पीड़न होता है, वो भी पता है हमें। लेकिन एक पिछले कह सकते हो कि 20वीं सदी में शुरू हुई लड़ाई 21वीं सदी तक पहुँचते-पहुँचते इन पिछले 100 सालों में बहुत सुधार हमें देखने को मिले हैं। लेकिन ये इस पूरे सुधार को रिवर्स करना चाहते हैं। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि महिलाओं की जेएनयू की जो वाइस चांसलर उन्होंने कहा कि भारतीय नारीवाद को पश्चिमी नारीवाद विचार के आधार पर नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं ये कहने वाले किसी व्यक्ति से सहमत नहीं हूँ कि नारीवाद सिमोन द बोवार से शुरू हुआ। मैं कहूँगी कि भारतीय नारीवाद का पितृसत्ता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने महाभारत की द्रौपदी को पहली नारीवादी बताया। उन्होंने कहा द्रौपदी पहली नारीवादी हैं। उन्होंने अपने पति से जो सवाल पूछे, उन्हें देखिए, आज शायद कोई ऐसा सवाल पूछेगा। तो खैर उन्होंने भारतीय परंपरा में देवी उपासना का उल्लेख किया। चामुंडेश्वरी, मदुरै में मीनाक्षी जैसी देवियों का उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जेएनयू भिखारी है, यहाँ बाबा वेंकटेश्वर का मंदिर ले आओ। तो मैं हालांकि ये सब पहले भी देख चुका हूँ, जब मैं खुद उस कैंपस में था, वहां पर पढ़ाई कर रहा था। तो हमारे एक प्रोफेसर होते थे, केजी सुरेश, उन्होंने हमारी क्लास में आके ये कह दिया था कि मंदिर बनाने से इकोनॉमी ग्रो करती है। तो मैंने जी। कहा तो उस समय मैं खड़ा हो गया, तो मैंने सहज ही अपने भाषा में पूछा था कि सर कैसे ग्रो करती है? उन्होंने कहा कि मंदिर खुलता है तो उसके बाहर प्रसाद वालों की दुकानें होती हैं, फूल वाले की दुकान खुलती है, तो उनका धंधा चलता है, मूर्तियाँ बिकती हैं, ये होता है।
तो मैंने कहा कि फिर आप यूनिवर्सिटीज़ क्यों बना रहे हैं? मतलब हम तो एक अपवर्ड मोबिलिटी के लिए सोचते हैं कि अच्छे काम, अच्छे रोज़गार लोगों को मिले। आप क्या जी। फूल बेचने वाला बनाना चाहते हैं? तो इसलिए आप मंदिर की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इनका जो भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर इनका पूरा जो दिमाग है, अगर इनसे ठीक से क्वेश्चनिंग कर ली जाए, तो बहुत टिक नहीं पाता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सुन भी रहे होंगे, मैं एक बात लगातार कहता हूँ कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, उसने डिग्री धारक तो पैदा किए हैं, लेकिन जो एक होता है कि वो डिग्री पाने के बाद नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई स्किल नहीं है। भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, वो कन्फ्यूज़ रहा है कि ना तो उन्होंने वोकेशनल ही लोगों को पैदा किया, ना उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ही बनाया। तो बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में, और इसी कन्फ्यूज़न में ये इस किस्म के अनाप-शनाप बयानबाज़ियाँ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के मुँह से आप सुन सकते हैं। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।